पहले तो बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी ये एक प्ले था। मैं आप दोनों का कमेंट चाहूँगा क्योंकि आप मैथमेटिक्स से हैं और आप फिज़िक्स से हैं। प्ले में भी ये आइंस्टाइन ट्राई कर रहा था कि मुझे कोई मैथमेटिकल सपोर्ट मिल जाए। आइडिया तो उसके माइंड में आ गया था। एक तो मेरा ये क्वेश्चन है कि ये है बहुत पुराना क्वेश्चन है कि जो नेचुरल प्रोसेसेस हैं उनको जब हम जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं या तो मैथ्स ही वो क्यों लैंग्वेज है जिसमें हम ये जनरलाइज्ड लॉज ऑफ नेचर एक्सप्लेन करते हैं। दूसरा मेरा सवाल ये है, जिस तरह इस प्ले में भी दिखाया गया कि आइंस्टाइन को शुरू में जो उसके प्रोफेसर थे वो जैसे जी वो फॉर्मेटिंग ठीक नहीं है तो उसका जो पेपर एक्सेप्टेड नहीं है वो अभी भी है, यहाँ पे भी है। तो जो अर्ली रिसर्चर्स हैं जिनको ये चीज़ें अभी भी सामना करना पड़ती हैं और इनफैक्ट मैंने खुद सुना हुआ है कि अगर आप थोड़ा सा पैशनेट हैं या कोई काम करना चाहते हैं तो प्रोफेसर कहते हैं कि तुमने आइंस्टाइन बनना है बहुत तुम पढ़ना चाहते हो, तो वो पैशन कैसे अलाइव रखा जाए। तीसरा मेरा सवाल ये है कि मैथमेटिक्स जिस तरह हम इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं या बायोग्राफीज पढ़ते हैं, उन जो हमारे साइंटिस्ट या मैथमेटिशियंस गुजरे हैं दे वर ड्रिवन बाय क्यूरियोसिटी इमेजिनेशन। हम जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं वो मेयर सिंबल्स हैं और इक्वेशंस हैं जो हमें समझ नहीं आती हैं, और हम जो पढ़ते हैं कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में वो जस्ट वो प्रॉब्लम सेट्स होते हैं वो सॉल्व करने के लिए वो डिग्री ले लेते हैं। तो हाउ शुड बी द मोड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स के जिससे अगर मैं कोई नेचुरल प्रोसेस को इमेजिन कर रहा हूँ तो वो इस लैंग्वेज में मैं जनरलाइज कर सकता हूँ। देखें, जो आपका लास्ट क्वेश्चन है ये मैथमेटिक्स की एजुकेशन का, तो हम सब जो प्रॉब्लम्स है वो तो हमें पता है, और एजुकेशन के प्रॉब्लम्स तो आइंस्टाइन को भी उस वक्त भी थे, ठीक है। और वो कहता था जैसे कि मेरी जो लर्निंग के बीच में जो हर्डल आ रही है वो एजुकेशन ही है। और एक जगह पे एक और जगह पे उसने ये भी कहा था कि ये एक मिरेकल होता है कि आपकी क्यूरियोसिटी जो है वो फॉर्मल एजुकेशन से बच जाए। तो ये तो एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, ठीक है। ये हमारा प्रॉब्लम नहीं, हमारे यहाँ ज़्यादा है क्योंकि फिर हम इन चीज़ों पे फोकस नहीं है, फिर और भी बहुत सारे इकोनॉमिकल रीजंस हैं और बिजनेस के रीजंस हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम रहता है। बाकी जो मैथमेटिक्स की नेचर की बात कर रहे हैं वो तो फिर मैथमेटिकल फ़िलॉसफी की पूरी एक बहस है, क्योंकि अगर हम उसके साथ उसको लिंक करेंगे, पहले हम इस यहाँ पे काफ़ी सेशन इस तरह के कर चुके हैं स्टोरी ऑफ मैथ्स के हवाले से। फॉर एग्जांपल लास्ट संडे को हमारा सेशन था स्टोरी ऑफ मैथ, द लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स, कि इंसानों ने ये कैसे ये लैंग्वेज डेवलप की, या हाउ वी स्टार्टेड थिंकिंग मैथमेटिकली एट सम स्टेज। तो ये तो आप जाएंगे पीछे इजिप्शियंस तक चले जाते हैं, बेबीलोनियंस तक चले जाते हैं, ग्रीक्स तक चले जाते हैं। ग्रीक्स का तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि उन्होंने जो मैथमेटिकल मेथड्स, डिडक्टिव रीजनिंग वहाँ पे उन्होंने डेवलप की, वो तो आज भी हम पढ़ते हैं, ठीक है। और वही जैसे पाइथागोरस थ्योरम हमने कहा था कि वही बातें अभी तक यूज़ होती हैं थोड़ा जनरलाइज फॉर्म में। अब हमारा माइंड कैसे स्पेस और टाइम को कैप्चर करता है, अब ये फिलॉसफी का भी क्वेश्चन है, न्यूरोसाइंस वालों का भी क्वेश्चन है, और हम एज ए मैथमेटिशियंस का भी क्वेश्चन है, और फिजिसिस्ट का भी क्वेश्चन है। और इसके ऊपर भी मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ बातें की हुई हैं इंटरेस्टिंग, जैसे अनरीजनेबल इफेक्टिवनेस ऑफ मैथमेटिक्स इन नेचुरल साइंस। और जो फिलासफर्स हैं शुरू के, जैसे पहली आपकी बहस लाइबनिस और न्यूटन की स्पेस और टाइम के हवाले से चल रही थी, उस पर तो इनका आप ज़रूर एक सेशन देखें, फ़िलासफ़ी ऑफ स्पेस एंड टाइम, वो इधर हुआ था, वो तो मैं रिकमेंड करता हूँ, बहुत अच्छा है कैसे ये बहस वहाँ पे शुरू हुई थी स्पेस और टाइम की, जो न्यूटन और लाइबनिस की थी। और लाइबनिस खुद नहीं करता था, शायद अपना उसका असिस्टेंट था क्लार्क, उसके थ्रू करता था, ठीक है। बाद में अब इन बातों से या इन डिस्कशन से एक और जर्मन फ़िलासफ़र था कांट, वो बड़ा इम्प्रेस हुआ, ठीक है। तो उसने क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न जो है ना पूरी लिख दी, और उसमें उसने स्पेस और टाइम के हवाले से बड़ा फ़िलासॉफिकल डिस्कशन की कि ये हमारी माइंड की कंस्ट्रक्शन है या आउट देयर है, ठीक है।
तो ये तो उसमें आपको फिर वो चीज़ें पढ़नी पड़ेगी कि थिंग इन इटसेल्फ है, स्पेस टाइम थिंग इन इटसेल्फ है, या हमारे माइंड की कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसमें बीच में वो रेने डेकार्ट भी आता है। रेने डेकार्ट ने अपना स्पेस का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो तो बड़ा, उसमें टाइम नहीं है, ठीक है। वो जस्ट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स वाई जी, उसमें टाइम नहीं है। न्यूटन उसमें टाइम डाल देता है, लेकिन उससे वो स्पेस टाइम तो बन जाती है और उससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैथमेटिकली आप कंस्ट्रक्ट कर लेते हो, लेकिन वो स्पेस टाइम का मसला ये है कि वो एब्सोल्यूट है, उसमें स्पेस भी एब्सोल्यूट है, टाइम भी एब्सोल्यूट है, ठीक है। आइंस्टाइन की ये बड़ी इसमें रेवोल्यूशनरी आइडिया है कि वो उसको डायनेमिकल कर देता है। उसको कहता है कि जैसे ही हम मैटर को बीच में लेके आते हैं या एनर्जी को लेके आते हैं, तो ये स्पेस टाइम जो है ना, ये एब्सोल्यूट नहीं रहता, ये बस फिर कर्व्ड होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और ये एक बहुत बड़ी इंसाइट थी। आई डोंट नो इससे पहले हमने, इंसानों ने क्यों नहीं ऐसा सोचा, क्योंकि देखें ज्योमेट्रिकली तो जो गाउस थे या रीमन थे, इन्होंने ये चीज़ें मैथमेटिकली तो कंस्ट्रक्ट कर ली थी, लेकिन उन्होंने ये इंट्यूशन नहीं डेवलप कर पाई, ठीक है। तो ये आइंस्टाइन की इस हवाले से तो बहुत बड़ा क्रेडिट है आइंस्टाइन का, कि उसने हमारी इस सोच के अंदर ना बहुत बड़ी तब्दीली लाई। इसे हम वो पैराडाइम शिफ्ट्स कहते हैं ना साइंस के अंदर, कि आपका सोचने का अंदाज शिफ्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद कि स्पेस टाइम जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो रिलेटिव है, और पर्सपेक्टिविज्म बीच में आ गया। वैसे इसके और भी कॉन्सिक्वेंसेस बहुत हुए फिलॉसफी के ऊपर भी, क्योंकि फिलॉसफी के जो और डोमेन्स हैं उन पे भी इसका असर हुआ पर्सपेक्टिविज्म का हर लिहाज से। तो ये बहस अभी कंप्लीट तो नहीं हुई, ठीक है। अब मेरे ख्याल में कांट के बाद जो फिलोसफर था, एटलीस्ट जो आइंस्टाइन को भी पसंद था, मुझे भी पसंद है, शोपेनहावर था, ठीक है। तो उसने अपनी किताब लिखी, जो मशहूर उसकी किताब थी वो थी द वर्ल्ड एज विल एंड रिप्रेजेंटेशंस, ठीक है। तो ये उसकी बुक है, उसमें वो इन चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। तो आइंस्टाइन भी उससे इंस्पायर था। आइंस्टाइन के हवाले से मैंने एक वीडियो देखी थी आइंस्टाइन और शोपेनहावर के हवाले से, कि आइंस्टाइन के ऑफिस में 3 लोगों की तस्वीरें थी, एक फैराडे की थी, एक मैक्सवेल की थी और एक शोपेनहावर की थी। शोपेनहावर की नहीं थी, शायद न्यूटन की थी मेरे ख्याल से। हाँ, बट एनीवे मैंने जिस वीडियो में देखी उसमें शोपेनहावर का जिक्र, तो वो इन आइडियाज़ से ना वो मुतासर था, ठीक है। क्योंकि शोपेनहावर ने भी फिर स्पेस और टाइम के इन आइडियाज़ को ना थोड़ा सा वो किया। और ये बहस इधर से कांट से भी शुरू नहीं होती, ना ही डेकार्ट से होती है, ना न्यूटन से होती है। ये करते करते बहस पीछे जाती है ग्रीक्स पे, और ग्रीक्स में जो प्लेटो है उसकी बहस है, ठीक है। तो वो प्लेटोनिज्म में वो कहता है कि ये चीज़ें मैथ्स की, मैथमेटिकल आइडियाज़, फॉर्म्स, ये एग्जिस्ट करते हैं। हम एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड में, फॉर्म्स की वर्ल्ड में, हम सिर्फ उनको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, अपने रियल वर्ल्ड में, या उसकी अप्रॉक्सीमेशन करते हैं। जो सर्कल यहाँ पे ड्रॉ हुआ है, ये परफेक्ट सर्कल नहीं है, ये उस आइडियल सर्कल की रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, वो मैथमेटिकल फॉर्म में हो या फिर ज्योमेट्रिक फॉर्म में हो। तो ये तो बहुत पुरानी बहस है, और ये बहस मुझे नहीं लगता अभी भी सेटल्ड है, ठीक है। जो इसमें डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जो अभी भी इस पे बहस करते हैं। और आइंस्टाइन वाज मोर लाइक रियलिस्ट, ठीक है, वो प्लेटोनिस्ट उस सेंस में नहीं था, शायद वो ज़्यादा रियलिस्ट था। तो इस सेंस में आप बताएं इस हवाले से कुछ ऐड करें। हाँ, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स बहस है कि अनरीजनेबल इफेक्टिवनेस ऑफ मैथमेटिक्स की, मैथमेटिक्स क्यों, लेकिन शायद हम इसे इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्योंकि फिज़िक्स भी ह्यूमन माइंड की कंस्ट्रक्शन है और मैथ भी ह्यूमन माइंड की कंस्ट्रक्शन है। तो अगर हमारा कोई डिफरेंट किस्म का दिमाग होता तो हम परसीव भी यूनिवर्स को डिफरेंट तरीके से करते, और फिर हम मैथ भी डिफरेंट तरीके की बनाते हैं हम। तो मैथ हम अमूमन नेचुरली, क्योंकि मैथ हमारी फिजिकल इंट्यूशन से निकलती है, जो यूक्लिड के एक्सियम्स आपने शायद देखे हो कि स्ट्रेट लाइन होती है, और क्या होता है कि अ पॉइंट इज़ दैट विच हैज़ नो पार्ट्स, वो जो चीज़ें हमने देखी हुई हैं रियल लाइफ के अंदर ना, उससे हम अपनी मैथ एक्सियम्स सेट करते हैं, फिर उससे वो मैथमेटिक्स डेवलप करते हैं। और साथ ही साथ फिज़िक्स भी वही है जो कि हमारी परसेप्शन से निकलती है, हमारी ख़ास किस्म की परसेप्शन से। तो ऐसा हो सकता है कि यही वजह हो कि क्योंकि द थिंग दैट इज़ डूइंग द फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स इज़ द सेम, द ह्यूमन माइंड। सो दैट इज़ वाई there is it seems that there is such an unreasonable effectiveness of mathematics and physics, क्योंकि मैथ भी वही इंसान इजाद कर रहा है और फिज़िक्स भी वही इंसान डिस्कवर कर रहा है।
तो शायद इट इज़ इनएविटेबल कि दोनों के दरमियान बड़ा डीप कनेक्शन होगा। वैसे आई थिंक इस अप्रोच को एरिस्टोटेलियन रियलिज्म भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि प्लेटो का फिर आगे स्टूडेंट एरिस्टोटल आ जाता है, तो उनकी यही डिसएग्रीमेंट होती है। फिर मेरे ख्याल में एरिस्टोटल किसी और जगह चला जाता है और फिर वो अपनी लॉजिक और अपना थ्योरी इस हवाले से डेवलप करता है। बट हाँ, यूक्लिड की आपने बात की या यूक्लिडियन जो ज्योमेट्री है उसकी बात की, उसमें बेसिक एक्सियम्स हैं, लेट्स सपोज 3-4 एक्सियम्स हैं, और लेकिन उनमें से एक एक्सियम था, 5 थे आई थिंक, 5 एक्सियम्स हैं, और 5वां जो एक्सियम था उसमें प्रॉब्लम था, और मैथमेटिशियंस बड़े अरसे तक ये कोशिश करते रहे कि ये 5वां एक्सियम एक तो लंबा इतना है और ऐसा लग रहा है कि ये पहले 4 से निकल आएगा, मैंने डिड्यूस हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद जब ये गाउस और रीमन और इस तरह के कुछ और लोग थे, बोलियाए वगैरह, उन्होंने फिर जब इसको दोबारा से देखा उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ से शो हो रहा है कि ज्योमेट्री सारी यूक्लिडियन नहीं होती, नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री भी होती है, और स्फेरिकल ज्योमेट्री भी होती है, और कर्व ज्योमेट्रीज भी होती हैं। तो वहाँ पे जो ज्योमेट्री होगी वहाँ कर्वेचर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए फिर आइंस्टाइन की थ्योरी में आपको ये सारी मिलती हैं, ठीक है। और आपको आई मीन जब आपने स्पेस को कर्व कर दिया ना, स्पेस टाइम को कर्व कर दिया, तो अब वो डिपेंड करता है कर्वेचर किस जगह का है। अगर सिंपल फ्लैट है तो फिर यूक्लिडियन ही लग जाएगी उस पैच में, लेकिन जिस पैच में ज़रा स्फेरिकली कर्व्ड है तो फिर वो स्फेरिकल ज्योमेट्री में ट्रायंगल बनेगी, उसमें सम ऑफ ट्रायंगल जो एंगल्स होंगे वो ग्रेटर होगा, और समटाइम्स वो एक इस तरह की भी डिफरेंट हाइपरबोलिक टाइप की भी ट्रायंगल बन जाती है। मतलब स्पेस में ये सारी पॉसिबिलिटीज़ फिर हायर डायमेंशंस में भी ये पॉसिबल होती हैं। तो अब ये इस हवाले से 2 तरह के स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। तो मुझे लगता है आइंस्टाइन ज़्यादा एरिस्टोटेलियन और आई डोंट नो ज़्यादा रियलिस्ट था, और रियलिटी की बेस पे चीज़ों को करता था, ठीक है। और उसकी इंट्यूशन जो है ना, वो रियल इंट्यूशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, फिजिकल मतलब फिजिकलिज्म वाली साइड पे था वो, तो इसलिए उसने बहुत सारे अच्छे आइडियाज़ डेवलप भी कर लिए। लेकिन मैथमेटिक्स का हमें पता है फिर दैट इज़ नॉट इनफ, आई मीन फिजिकल इंट्यूशन इनफ नहीं है। फिजिकल इंट्यूशंस हमारी भी होती हैं और हम भी बहुत सारे तुक्के लगा जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब मैथमेटिक्स आएगा ना तो मैथमेटिक्स में चीज़ें रिफाइन हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी कि जो हमारी फिजिकल इंट्यूशंस हो रही हैं वो कितनी ठीक हैं, जब तक हम उनको मैथमेटाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो फिर पूरा एक लॉजिकल सिस्टम बन जाता है ना, एक्सियोमेटिक सिस्टम है, फिर उससे डिडक्शंस हैं, तो फिर वो वहाँ पे फिर हमें मैथमेटिक्स के ऊपर ही रिलाई करना पड़ेगा। तो ये इस हवाले से